जी बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दैट्स कल हमने एंड किया था एट टू नो द परचेजेस। तो इस सिलसिले में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जिस तरह हमने सेट किया हुआ है कि हम अपने फर्स्ट 10 मिनट्स में बात करते हैं लास्ट लेक्चर्स के क्वेश्चंस लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं वो यहीं पे करता भी जाता हूँ और आपके भी जो Q&A आएंगे उसमें भी उनको एड्रेस करूंगा। ये आप परचेजेस जिससे हमने कल निकालना सीखा था, इसको एक और समराइज फॉर्म में ये कर सकते हैं। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इट इज अ यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। जब आप करेंगे तो आपके पास परचेजेस आ जाएंगी। लाइकवाइज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आप करते हैं, इनफैक्ट इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है। हमने यहाँ पे इस लाइन को स्किप किया हुआ है, तो अगर आप फॉर क्लैरिटी करना भी चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो दिस लाइन का है। बाकी जो चीज़ है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे, लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएंगी परचेजेस। एंड दिस इज द सेम थिंग विच वी हैव डन yesterday, that the simple equation is opening inventory प्लस परचेजेस, ये हमारे पास बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और इसमें से जब हम लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो पूरी पिक्चर आपके सामने अभी अवेलेबल है, ये एक चीज को ही डिफरेंट एस्पेक्ट से बताया जा रहा है। इस केस में हम मालूम कर रहे हैं परचेजेस। तो जब हमें कोई तीन बातें बताई गई हो तो हम चौथी मालूम कर सकते हैं, दो बताई गई हो तो तीसरी मालूम कर सकते हैं। तो इस केस में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताई गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई गई है, ओपनिंग इन्वेंट्री बताई गई है, यानी कि हमें तीन बातें बताई गई। तो हम चौथी बात को मालूम कर रहे हैं। फोर्थ थिंग वी आर फाइंडिंग थ्रू दिस प्रोसीजर। हमें एक बात पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरी बात हमें पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और तीसरी बात हमें पता है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम चौथी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे भी हमने परचेजेस से मालूम करनी है, फोर्थ थिंग हमने मालूम करनी है, और हमारे पास तीन चीजें गिवन होंगी, हम फोर्थ थिंग मालूम कर सकेंगे। और यहाँ पे जो तीन चीजें हैं वो सेम वही हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेकंड इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड थर्ड इज ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये जो था ये रिवर्स सीक्वेंस था। और अगर हम सिंपल लिखना चाहें ओपनिंग इन्वेंट्री, और अगर हमें परचेजेस नहीं पता तो हमें जो जो चीजें हमें पता है वो हम प्लेस करते जाएंगे और हम अपनी मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम Q&A देख लेते हैं, सर Q&A विजिबल नहीं हो रहे। जी आ गए, थैंक यू। If is given in question that selling price is fixed at cost of inventory plus 50%, and I work in exam as follows: cost plus 50% of cost. This is logical or logical?
आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अली, अभी भी आवाज़ नहीं है? जी, मैं तन गैरिसन ओरिन का सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। मार्कअप मार्जिन अभी और क्रेज़ हो जाएगा। आज हमारी 3rd क्लास है। जी। ये जो क्रेडिट सेल का क्वेश्चन है असद अली का, इसको अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट सेल जब आप करते हैं ना, तो सारे पैसे आपको उसी महीने नहीं मिलते। ये सब्सिक्वेंट ईयर्स में जाके, सब्सिक्वेंट मंथ में जाके आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये हम देख लेते हैं। अहमद सुबानी साहब, आपका जो क्वेश्चन है, इसका भी आज कुछ ट्रीटमेंट आ जाएगा, उसमें देख लेंगे। जी बेटा, देखो, उमैर खान का क्वेश्चन है कि 40,000 हमारा सेल्स थी, तो उसका हाफ हमारे पास आना चाहिए था। सेल्स जो है ना 40,000 है। सेल्स पे तो आप सेल प्राइस पे तो आप आइटम्स को सेल करते हैं, जबकि हमने अपने पास जो स्टॉक मेंटेन करना होता है, दैट इज ऑन कॉस्ट। तो 40,000 से हमने पहले मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ के पहले उसकी कॉस्ट डिटरमिन की थी, दैट इज 30,000, और फिर उसका हाफ हमने स्टॉक के तौर पे मेंटेन किया था। जी, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जी बच्चों, एक क्वेश्चन है अमजद फैजान का कि फोरकास्ट और बजट क्या सेम थिंग है? नहीं बच्चों, फोरकास्ट और बजट में फ़र्क होता है। फोरकास्ट ऐसे ही है कि आप ये स्टडी करते हैं कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कितनी रिसीट्स आएँगी, कितनी पेमेंट्स होंगी एंड सो ऑन। लेकिन उसके बाद जब आप उसके अंदर कोई अपनी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं और उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बनता है बजट। जैसे आप उसके साथ कुछ अ, ट्रीटमेंट करेंगे, अपने रिसीवर्स की पॉलिसी को चेंज कर दें, क्रेडिट पॉलिसी को चेंज कर दें, पेमेंट्स टू सप्लायर्स को चेंज कर दें, बैंक्स को चेंज कर लें। कुछ जब आप फोरकास्ट के साथ कुछ ट्रीटमेंट है, तो वो बजट। अभी ये जब हम बजटिंग के चैप्टर में आएँगे, तो फोरकास्ट और बजट का कॉरेस्पोंडेंसली कंपैरिजन भी करेंगे हर पॉइंट का, कि व्हाट इज़ फोरकास्ट, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और व्हाट इज़ बजट और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अदनान खान साहब, मेरा तो तजुर्बा ये कहता है कि जिस सीक्वेंस से हम बजटिंग स्टार्ट की है, इससे वेरिएंसेस करेंगे, फिर कैपिटल बजटिंग करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, अभी अभी मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोल देता हूँ। फ्लेक्सिबल बजट को भी हम डिस्कस करेंगे। जी, ठीक है। हमारा क्यू एंड ए हो गया। अब हम आज के लेक्चर के ऊपर आते हैं। तो बच्चों, हमने ये सीख लिया कि परचेजेस कैसे फाइंड आउट हो सकती हैं। जब हमें 3 चीज़ें दी गई होंगी, तो हम चौथी चीज़ मालूम कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, लर्निंग फ्रॉम कैश बजट। हमने जब एक क्वेश्चन किया है, उसमें हमने देखा कि हमारे पास फरवरी के महीने में कैश डेफिसिट आ गया था, और मार्च के महीने में हमने उस डेफिसिट को रिकूप कर लिया। अगर आपके पास डेफिसिट आ जाए, तो आपने ये देखना है कि हम क्या-क्या करेंगे। ये आपके पास एक बजट था। ये एक्चुअल हैपनिंग नहीं हुई। एक्चुअल हैपनिंग तो जब होगी, जब आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आएगा, आप अपने ऑपरेशंस करेंगे और रिजल्ट आएँगे। अभी जस्ट आपने अपने फोरकास्ट की बेसिस पे बजट बनाया है कि क्या लाइक्लीहुड है, हमारे पास क्या रिसीट्स आएँगी, क्या पेमेंट्स रहेंगी, हमारे पास डेफिसिट, सरप्लस की क्या पोज़ीशन रहेगी एंड सो ऑन। अगर डेफिसिट आ जाए, तो हमने ये देखना है हाउ मच कैश विल बी रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट का डेफिसिट होगा, व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, और वो कैश
किस महीने में हमें चाहिए होगा। जैसे हमने कल क्वेश्चन में देखा, फरवरी में हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा था, तो फरवरी में हमें ये चाहिए होगा। हाउ लॉन्ग इट विल बी रिक्वायर्ड, हमें कितने महीनों तक, कितने दिनों तक, कितने वीक्स तक हमें ये चाहिए होगा। वेदर इट विल बी अवेलेबल, कि क्या अगर हम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने जाएं या किसी से लोन लेने जाएं तो हमें वो मिल सकेगा। एंड रेफर टू क्वेश्चन 4, इफ नॉट अवेलेबल, अगर हमें नहीं मिल सकेगा, देन व्हाट टू डू, क्या हम अपने एसेट्स को सेल कर देंगे या बोरो एट हायर रेट ऑफ रिटर्न। और अगर ये दोनों काम भी नहीं कर सके तो फिर क्या होगा, इवेंचुअली क्लोज डाउन योर बिजनेस एंड गो होम। व्हाट वी डू इफ नेगेटिव बैलेंस इज एक्सपेक्टेड इन फरवरी, जैसे हमने फरवरी में देखा था हमारे पास नेगेटिव आया था, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शंस हमारे पास आ गए। हमारे पास बच्चों ऑप्शंस हैं कि डेफर कर दें परचेज ऑफ इक्विपमेंट टिल मार्च, कि हम मार्च में जाके इक्विपमेंट को खरीद लेंगे, क्योंकि पहले हम फरवरी में खरीद रहे थे तो हमारे पास नुकसान हो रहा था, ठीक है, और यानी कि हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा था। फरवरी में हमें ये इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो इसको हमें चाहिए, इसको हम डेफर कर दें फ्रॉम फरवरी टू मार्च, तो हमारे ये कैश फ्लोज पॉजिटिव हो जाएंगे। अदर ऑप्शन क्या है कि हम या तो 50% पे कर दें फरवरी में और 50% पे कर दें मार्च में, तो हम इक्विपमेंट के सप्लायर के साथ ये अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड, हम या तो लोन ले लें, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लें, डिले कर दें पेमेंट्स ऑफ परचेजेस टिल मार्च, और मेल चेक्स। ये भी अभी हम बात करते हैं। देखें, आपके पास जो सप्लायर्स को पेमेंट करनी थी, ये ट्रेड पेबल्स, इसको थोड़ा सा हम डेफर कर दें टिल मार्च, या इसमें से 30,000 अभी पे कर दें, 7,500 अगले महीने में जाके पे कर दें, तो फिर हमारे पास ये डेफिसिट नहीं आएगा। या 33,000 हम यहाँ पे कर दें और बाकी 4,500 अगले महीने जाके पे कर दें, तो ये हमारे पास डेफिसिट फरवरी के महीने में नहीं आएगा। एक तरीका बच्चों और ये है कि हम अपने सप्लायर्स के साथ जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको जब पेमेंट करनी है तो हम उनको चेक जो है ना वो मेल कर दें। और मेल भी किसके थ्रू करें, टीसीएस के थ्रू नहीं करना। टीसीएस के थ्रू किया वो तो अगले दिन मिल जाएगा। आप किसी और कोरियर कंपनी के थ्रू, किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू करें, जहां पे चेक मिलने में 3-4 दिन 7 दिन लग जाए, तो इतने दिन तक जब उस कंपनी को चेक ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे कैश कराएगी। तो आपकी तरफ से पेमेंट आउटस्टैंडिंग ही रहेगी टिल द टाइम दे प्रेजेंट दैट चेक इन देयर बैंक, और फिर बैंक उसको क्लियरिंग के लिए भेजेगा और उसमें भी टाइम लगेगा। तो हम पेमेंट्स को डिले कर सकते हैं, बट दिस डिले शुड नॉट ऑफेंड अवर सप्लायर्स, क्योंकि फिर वो लेटली, फिर अगर हमारे सप्लायर्स ऑफेंड हो गए तो वो हमें सप्लाईज नहीं देंगे। एक और सोल्यूशन हमारे पास ये हो सकता है कि डू मोर कैश सेल्स, हम कैश सेल्स ज्यादा करें। प्रेजेंटली हम 75% कैश सेल्स कर रहे थे और 25% क्रेडिट सेल्स थी। हम जो 75% कैश सेल्स है इनको बढ़ाकर ले जाए 100% पे। ओके, और हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ कहा था कि हम मेल कर दें अपने चेक्स को। जब पेमेंट करनी है तो आप मेल करो, जब आपने पेमेंट को रिसीव करना है तो आप उनसे को भाई हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, क्योंकि जब आपको ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे आपको पैसे फौरन मिल जाएंगे, रादर देन कि जी वो भी आपको चेक भेजे, चेक आपको मिले, फिर आप बैंक में जमा कराएं, फिर क्लियरिंग में जाए एंड सो ऑन। तो हम अपनी रिसीट्स को हमने क्या करना है, एक्सपीडाइट करना है। पेमेंट्स को हमने डिले करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, डिले। और इस पेमेंट्स को हमने क्या करना है, एक्सपीडाइट। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास 75% जो थी वो थी कैश सेल्स, 75% आर कैश सेल्स एंड 25% आर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कब मिलेंगी आपको, 1 महीने के बाद। इसलिए बच्चों हम फरवरी में जनवरी की जो सेल्स थी ना उसका 25% फरवरी में रिसीव कर रहे हैं, और फरवरी के सेल का 25% मार्च में रिसीव कर रहे हैं। ये देखिए, फरवरी की अपनी सेल का 75% मिल गया और जनवरी के सेल का भी मिला है हमें 25%। लाइकवाइज इन मार्च 75% मिलेगा हमें मार्च की सेल्स का और 25% मिलेगा हमें फरवरी की सेल्स का। अच्छा जी, एक और इशू होता है कि अगर हमारे पास, हाँ, ना हम लोन ले सकते हैं, ना हम डिले कर सकते हैं सप्लायर्स को पेमेंट्स, ना हमें कैश जल्दी मिल सकता है,
ना इक्विपमेंट की परचेज हम डेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन ये भी है कि हम इशू कर दें शेयर कैपिटल, हम इशू कर दें बॉन्ड्स, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ एसेट्स, हम अपने एसेट्स को सेल कर दें और अपनी कैश की जरूरत को पूरा कर लें। तो ये बच्चों हमारे पास है ऑप्शंस। अच्छा, ये हमने हमने स्टडी किया है डेफिसिट। अब हमारे पास आ रहा है सर क्या देंगे और नहीं देंगे। आपने उन फंड्स को, जो सरप्लस फंड्स हैं, उनको किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है, उनको किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है एंड सो ऑन। इस इन सरप्लस के लिए भी सरप्लस होगा, कितना हमारे पास अवेलेबल रहेगा एंड वेदर इट विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हम उसको जब हमें पता लगेगा कितने अरसे के लिए है, तो हम उतने ही अरसे के लिए इन्वेस्ट इनटू लॉन्ग, ठीक है। यहाँ तक है, उसके ऊपर करनी है कि हमने क्या क्वेश्चन को देखें जिसको अगर हमने फॉलो किया था और नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ steps taken to ensure draft facility आपकी क्या, अगर इसकी फाइनेंस मैनेजर है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, आप शुड बी टेकन आइदर टू इंश्योर दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल, क्या हम ओवरड्राफ्ट लेंगे फरवरी में $4,500 का फॉर द कैश शॉर्टेज एट द एंड ऑफ द फरवरी, और टू डेफर सर्टेन पेमेंट्स सो दैट ओवरड्राफ्ट इज अवॉइडेड। सेम यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि अगर डेफिसिट टाइम क्वेश्चन में आप जाता है कि आप हमें रिकमेंडेशन भी दें, तो ये आप 6 रिकमेंडेशन हमने लिखी है, ये आप दे सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो आप और रिकमेंडेशन देने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैश बजट। कैश बजट का बच्चों फायदा ये होता है, जैसे एक क्वेश्चन था हमारे पास के जी फोरकास्ट और बजट क्वार्टरली पीरियड्स, हम इसको जैसे हमने कल देखा फरवरी और मार्च का बजट बनाया, इस तरह हम मंथली और क्वार्टरली बना सकते हैं। पहले तो हम ये बनाएंगे। सेकंड, आ स्टेटमेंट कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करेंगे हम, एक्चुअल कैश फ्लोज को हम कंपेयर करेंगे विद मंथली और क्वार्टरली कैश बजट, ठीक है। बच्चों आपसे मैं ये गुजारिश समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, ये ऑर्डर समझ लो कि आप इस वक्त सिर्फ इस लेक्चर के ऊपर फोकस करें और बाकी मोबाइल और ईमेल और टीवी और कुछ पे फोकस ना करें। ये घंटा जो है इसको फुल यूटिलाइज करें और फुल अटेंशन मेरे साथ दें, कंसंट्रेशन दें। इंशाल्लाह आप इससे अच्छा लर्निंग करके टाइम आपके लिए बहुत ग्रेट आपकी स्टडीज में और आपकी फ्यूचर लाइफ। तो इसलिए आप फोकस हैं उनको हम करेंगे कंपेयर, और में हम में पता लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कोई हमें और रेमेडियल मेजर्स तो नहीं लेने। अगर कोई मेजर्स लेने हैं उसकी बेसिस पे हम बना लेंगे रिवाइज कैश फोरकास्ट एंड अ स्टेटमेंट कंपेयरिंग एक्चुअल कैश फ्लोज अगेंस्ट अ रिवाइज फॉर्मेट। और फिर हम एक और हम कंपैरिजन बनाना पड़ेगा अगले महीनों में जाके, फिर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल कैश फ्लोज को विद रिवाइज फोरकास्ट। हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम चेक करते रहते हैं। ये नहीं कि बस हमने पूरे साल का कैश बजट बना लिया अब पूरे साल के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं होता। जब बच्चों आपने मंथली या क्वार्टरली बनाया ना, जब मंथली या क्वार्टरली गुजरता जाएगा
तो आप उसको रिव्यू करते रहेंगे और ये सारी बातें कहलाती है इन रोलिंग बजट। हम इसको सेपरेटली रोलिंग बजट को पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि कैश बजट डिवाइडेड इनटू मंथली और क्वार्टरली पीरियड्स, और फिर जब जैसे जैसे मंथ गुजरता जाता है हम उसके एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करते रहते हैं, इसकी बेसिस पे हम रिवाइज फोरकास्ट बनाते रहते हैं, और फिर जब सब्सिक्वेंट पीरियड्स आते हैं फिर एक्चुअल कैश फ्लोज को उस रिवाइज फोरकास्ट के साथ ही कंपेयर करते रहते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारा बजट या हो सकता है मंथली या क्वार्टरली, एंड मंथ इज कंसिस्ट ऑफ 30 डेज। अब जब आप 30 डेज की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर एक चीज आएगी, डेज इन द मंथ इफेक्ट एंड डेज इन द वीक इफेक्ट। डेज इन द मंथ इफेक्ट क्या चीज है? ये हमारी सीमा P1 की बुक में अवेलेबल भी है, मैंने यहाँ पे भी इसलिए रेफर किया है, और अभी आपको जो हमारे 4 दिन का गैप आएगा उसके लिए होमवर्क भी आपको दूंगा कि आपने उसमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो डेज इन द मंथ इफेक्ट में ये होता है बच्चों, आपको भी पता है जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो उनकी फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मंथ जो होता है यूजली उनको सैलरी मिलती है और उसी में ही उनके सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट के, यूटिलिटी के, दूध के, ठीक है, और आपने जो इक्विपमेंट खरीदना होता है, महीने की सप्लाईज खरीदनी होती है एंड सो ऑन। अब यूजली आपके फर्स्ट 5 डेज में ही वो फ्लो चला होता है, कैश फ्लो, और फिर बाकी जो महीना है वो नॉर्मल कैश फ्लो चलता है। लाइक वाइज डेज इन द वीक इफेक्ट, यूजली अमूमन जो पेमेंट्स आपको मिलती हैं वो मंडे को मिल सकती है या ट्यूसडे को मिल सकती है। ये स्टडीज जो स्टॉक मार्केट की एनालिसिस की जाते हैं उसमें भी की जाती है कि डेज में इफेक्ट क्या है कैश फ्लो का, मंथ में कैश फ्लो क्या क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर आपको कैश मिल रहा है फर्स्ट 5 डेज में और बाकी 25 डेज आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आपने जब कैश बजट बनाना है उसमें ये ध्यान रखना है कि हमने पेमेंट कब रिसीव करनी है और हमने पेमेंट कब करनी है, दोनों में गैप कम से कम होना चाहिए। तो बच्चों हमारा मार्कअप चला, मार्जिन चला, आज हम मिसिंग फिगर्स कुछ बातें करेंगे। जैसे हमने कल परचेजेस को देखा था, फिर कैश सी फ्रॉम डेटर्स है, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, एंड सो ऑन। अब हम आते हैं एग्जांपल सीमा P1 पे है, पेज नंबर 34 पे। दिस इज एन एग्जांपल, पेज नंबर 34 पे, और इसको आप लोग देखें। जी बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी प्लेस किया हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे भी इसको कैलकुलेशंस लेके चलते हैं। आपसे कहा जा रहा है, नाउ यू हैव सम आइडिया एज टू द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, लेट अस पुट दिस टू वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग information which relates to George and Zola, prepare a month by month cash budget। आपने मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2000x5। सेकंड हाफ बनेगा बच्चों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट 6 मंथ जो है इसका हमने कैश बजट बनाना है। एंड मेक ब्रीफ कमेंट्स एज यू कंसीडर माइट बी हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। जो हम बात कर रहे थे कि आपने हर क्वेश्चन के एंड पे पेपर में ये कोशिश करनी है कि आप लिखें ब्रीफ कमेंट्स एज यू कंसीडर माइट बी हेल्पफुल टू मैनेज। कंपनी की जो एक ही प्रोडक्ट है और उसकी सेल प्राइस है 40 और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 26, और 26 का ब्रेकअप है मटेरियल 20, लेबर 4 एंड वेरिएबल ओवरहेड 2। ओके, फिक्स कॉस्ट है 6000 पर मंथ एंड आर पेड ऑन द 28th ऑफ ईच मंथ। ये देखो आप यहाँ पे आ रही है कैलेंडर इफेक्ट जो हम देख रहे थे अभी कि हमने कब पे करना है, 28th ऑफ ईच मंथ। तो 28 मई की तारीख को हमारे पास $6000 होने चाहिए। क्वांटिटी सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये वो क्वांटिटीज है जो क्रेडिट पे सेल हुई है। क्रेडिट पे सेल होने का मतलब है कि इससे हमारे पास बनेंगे रिसीवेबल्स, हमारे पास बनेंगे डेटर्स जो कि हमें बाद में पेमेंट करेंगे।
प्रोडक्शन क्वांटिटीज, हर महीने कितने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी। आप ये पॉइंट्स आ रहे हैं जिनको हमने करना है और अपना कैश बजट कंप्लीट करना है। ई पॉइंट, कैश सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिट सेल आप नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन कैश सेल आप कर रहे हैं एट द डिस्काउंट ऑफ 5% एंड एक्सपेक्टेड टू एवरेज 100 यूनिट्स अ मंथ, और आपके हर महीने 100 यूनिट्स सेल होंगे। दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट, दिस इज क्रेडिट सेल एंड दिस इज अ कैश सेल। ये जो यूनिट्स दिए गए बच्चों, ये क्रेडिट सेल्स के हैं और 100 यूनिट कैश सेल्स के अलहदा से हैं। Customers are expected to settle their accounts by the end of the second month following sale। जो आपके कस्टमर्स हैं वो कब पेमेंट करेंगे, सेटल करेंगे देयर अकाउंट्स को, बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल। यानी कि अगर आपने सेल की है मई में, तो पैसे कब मिलेंगे? मई के बाद ये हो गया एक महीना और ये हो गया दूसरा महीना। तो मई की सेल के पैसे मिलेंगे आपको जुलाई में, जून की सेल के पैसे मिलेंगे अगस्त में, जुलाई के सितंबर में, एंड सो ऑन। Suppliers of material are paid 2 months after the material is used in production। मटेरियल जब हम प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं तो उसके 2 महीने बाद जाके हमने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है। यहाँ देखें आपको क्या दी गई, प्रोडक्शन क्वांटिटीज। तो 1200 यूनिट्स हमने बनाए, 1200 यूनिट बनाए, इसकी पेमेंट कब करेंगे मटेरियल की? 2 months आफ्टर द मटेरियल इज यूज इन प्रोडक्शन। मई में यूज हुई प्रोडक्शन में, तो ये 1 महीना और ये 2 महीने, तो अब हम जुलाई में जाके इसकी पेमेंट करेंगे। हम जुलाई में जाके इसकी पेमेंट करेंगे। लाइकवाइज वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ एज दे आर इंकर्ड। वेजेस उसी महीने में पे हो जाती हैं जिसमें इंकर्ड होंगी। 70% ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड इज पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग मंथ। अब वेरिएबल ओवरहेड की 70% अमाउंट उसी महीने में पे करनी है और 30% इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। कंपनी टैक्स 18,000 इज टू बी पेड इन अक्टूबर। कंपनी का जो इनकम टैक्स है वो अक्टूबर में पे होगा। A new delivery vehicle was bought in June. The cost of
क्लास काइंडली वेट। नवीद साहब जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं और बस वो अभी कनेक्ट हो रहे हैं वापस। काइंडली वेट। जी बच्चों, नवीद साहब यू कैन कंटिन्यू सर। जी थैंक यू सर। जी बच्चों, आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करते हैं। आपको ये एक्सेल की स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये आप अपने पास बनाएं। अभी हम इसको पॉपुलेट कर रहे हैं। लेट्स फिल इट। और हम अपने साथ स्क्रीन भी शेयर करते हैं कि जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी अवेलेबल है। जी बच्चों, आपके सामने ये जो डाटा हमने क्वेश्चन में लिया था वो सारा हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी लिख लिया है। और से जैसे आपके सामने है, सेल्स हैं आपके पास 40 पर यूनिट की। वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 26, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ मटेरियल 20, लेबर 4 एंड वेरिएबल ओवरहेड 2। तो वेरिएबल कॉस्ट 26 है, जिसका ये ब्रेकअप है 24 एंड 2। तो आप अगर हम रिसीट्स निकालना चाहें जुलाई के महीने की, तो हमें ये पता है कि हमने मई में सेल्स किए क्रेडिट 1000 यूनिट्स और एक यूनिट है 40 का। तो हम यहाँ कर सकते हैं 1000 इंटू 40। ये जो बच्चों मई की सेल हुई थी ना, वो मिलेगी 2 महीने बाद। ये एक महीना हो गया और ये दूसरा महीना। तो जुलाई में जाके हमें ये रिसीट आएगी, दैट इज 40,000। ये जो हमने मई में सेल किए थे 1000 यूनिट्स और एक यूनिट है 40 का, तो 1000 इंटू 40 40,000। लाइक वाइज जब हम जून में हमारे यूनिट्स हैं 1200, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी 48,000। ये यूनिट्स हैं, ये क्रेडिट सेल के सारे यूनिट्स। एंड सो ऑन, हम ये चलते जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 56,000। This is the recovery of credit sales
in respective months July, August, September and so on. इसी तरह अक्टूबर में कौन से महीने की सेल आएगी बच्चों? अगस्त की। यहाँ एक महीना गुजरा और ये दूसरा महीना, दैट इज 1600 into 40, 64,000. Likewise in November, सितंबर की सेल आएगी 1800 into 40 and in December we will receive October sales. कि हमने इस महीने में सेल्स की थी और ये इसके पैसे रिस्पेक्टिव मंथ्स में आ रहे हैं। तो जुलाई के महीने में बच्चों किस महीने के पैसे आ रहे हैं? मई के, इसमें आ रहे हैं जून के, और इसी तरह इन महीनों में इनके पैसे आ गए। और इसको हम इसका फॉन्ट साइज भी छोटा कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए और इसको कलर भी दे देते हैं। तो जुलाई में आपको मई के पैसे आ रहे हैं एंड सो ऑन। रिगार्डिंग कैश इज ई पॉइंट है, कैश इज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। सेल प्राइस है 40, हम उन पे क्या दे देंगे? 5% डिस्काउंट, क्योंकि वो कैश पे परचेजेस कर रहे हैं, जो कि एवरेज है 100 यूनिट्स अ मंथ। तो 100 यूनिट्स हैं और हमें बच्चों कितना परसेंट पैसा मिलेगा? 5% डिस्काउंट दे देंगे तो हमें मिलेंगे 95%। और ये हमारे पास आ गए, एक यूनिट की प्राइस है 40, तो हमें हर महीने पैसे मिलेंगे 3800, क्योंकि हर महीने ही ये अमाउंट आनी है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं सब जगह। ओके, फिर बच्चों क्या हो रहा था कि सेल्स ऑफ व्हीकल हम कर रहे हैं, जिसके पैसे कब मिल रहे हैं? इन जुलाई। जुलाई में जाके हमें 600 मिल रहे हैं सेल ऑफ व्हीकल से। तो इस तरीके से हमारे पास सारी रिसीट्स इकट्ठी हो गई। अब हम आते हैं पेमेंट्स पे। पेमेंट्स को अगर हम देखें तो हमें बताया गया है कि सप्लायर्स ऑफ मटेरियल्स आर पेड 2 months आफ्टर द मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। जब मटेरियल यूज होगा प्रोडक्शन में, तो ये प्रोडक्शन का डेटा हमें दिया गया है। जब यूज होगा उसके कितने महीने बाद पेमेंट करनी है? 2 months। तो मई की पेमेंट होगी बच्चों, यह एक महीना हो गया और ये दूसरा महीना, तो 2 महीने के बाद पेमेंट करनी है। अब कितने यूनिट्स की पेमेंट करनी है? 1200 यूनिट्स की। और एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, और ये हमारे पास आ जाएगा 24,000 मटेरियल पेमेंट इन जुलाई। मई की जो प्रोडक्शन है उसकी पेमेंट हम करेंगे जुलाई में। लाइकवाइज यहाँ पे अगस्त में 1400 into 20, 28,000। लाइकवाइज ये अगस्त हो गया। सितंबर में पेमेंट होगी जुलाई वालों की, दैट इज 1600 into 20। In October we will have to pay of August, in November we will have to pay September, अक्टूबर की यूनिट्स हैं 2600। तो ये हमारा मटेरियल्स की इसके लिए ये वही बात। तो मई के जून की पेमेंट करनी है इन अगस्त एंड सो। लेबर का बच्चों ये था कि लेबर उसी महीने में पे हो जाती है। वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ एज दे आर इनकर्ड। हम उसी महीने में उनको तनख्वाह दे रहे हैं। तो कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी? जुलाई में ही अब हमने पेमेंट करी, तो जुलाई की यूनिट है 1600, ये प्रोडक्शन हुई है और एक यूनिट की कॉस्ट है 4। तो 1600 into 4, ये हमारे पास लेबर की पेमेंट जाएगी मई के महीने में। लाइकवाइज
जून के महीने में जाएगी, सॉरी, इसको अभी आप यहाँ से अगर हटा लें तो आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास अगस्त के महीने में जाएगी अगस्त की लेबर की पेमेंट, और वो है हमारे पास 2000 यूनिट्स है इनटू 4, लाइकवाइज 2400 यूनिट्स इनटू 4, likewise 2600 units into 4, 2400 units into 4, and 2200 units into 4। तो ये लेबर की पेमेंट्स हमारी इकट्ठी हो गई। अब हम आगे आएंगे ओवरहेड। ओवरहेड के लिए बताया गया था 70% ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज पेड इन द प्रोडक्शन मंथ एंड द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग मंथ। अब हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड जो है जुलाई के, वो 70% तो पे होंगे उसी महीने में, और 30% पे होंगे नेक्स्ट मंथ में। इसलिए हमें चाहिए कि हम वेरिएबल ओवरहेड के लिए ना एक लाइन और बना लें, जिसमें हम एक दफा में 70% पे करें और एक दफा में हम पे करें 30%। ठीक है बच्चों, पहले जुलाई के महीने में आपको बताते हैं। देखिए, जुलाई की अपने प्रोडक्शन है 1600, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 2 हमारे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अभी इस महीने में कितना पे होगा? 70%। 70% of the variable overhead is paid in the production month, the remainder in the following month। तो जुलाई की जो प्रोडक्शन थी उसका 70% यहां पे हो गया, और इसका 30% पे होगा जाके अगस्त के महीने में। ये जुलाई की जो प्रोडक्शन हुई है उसका हमने ट्रीटमेंट किया। इसी तरह अगस्त की प्रोडक्शन का करते हैं, दैट इज 2000 यूनिट्स इनटू वेरिएबल ओवरहेड 2, और इसका भी पे होगा 70%, और इसका 30% पे हो जाएगा इन सितंबर। तो यहां जाके हम इसको कर देंगे 30
जी सुभानी साहब, हेलो जी नवीद साहब। सर, क्लास चल रही है? जी जी बिल्कुल चल रही है सर। ठीक ठीक सर, सॉरी। अच्छा जी, हम आते हैं स्क्रीन शेयर पे। जी, हमारे पास फिक्स कॉस्ट है ओवरहेड की 6000 पर मंथ, कैरी कर लेंगे सारे महीनों में। कंपनी टैक्स जो था दैट इज 18,000 टू बी पेड इन अक्टूबर, एंड वी आर बाइंग व्हीकल इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो इस तरह करने से बच्चों हमारे पास सारी पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, और ये अब वेरिएबल ओवरहेड की जो पेमेंट थी इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड हमने अगस्त से कर लिया, अब सितंबर के हैं 2400 इंटू 2 इंटू 70%, और इसका 30% जो है वो अक्टूबर में जाके पे होगा। लाइकवाइज अक्टूबर के यूनिट्स हैं 2600 इंटू 2 इंटू 70%, और इसका 30% जाके पे होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। इस तरह नवंबर में हमारे पास प्रोडक्शन है 2400 यूनिट्स इंटू 2 इंटू 70%, और यही पेमेंट चली जाएगी फिर 30% इन दिस दिसंबर। और दिसंबर की जो अपनी प्रोडक्शन है इस दफा की वो है 2200 इंटू 2 और इंटू 70%। तो इसका जो 30% है बच्चों, अभी हम वो नहीं लेंगे क्योंकि हमने कवर करना है दिसंबर तक। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब आप देखें, आपके पास टोटल रिसीट्स भी आ गई, आपके पास टोटल पेमेंट्स भी आ गई, और इन दोनों का डिफरेंस जो है रिसीट्स और पेमेंट्स का, दैट इज सरप्लस और डेफिसिट। दैट इज सरप्लस और डेफिसिट। ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखें तो हमें बताया गया था कि कंपनी का है ओवरड्राफ्ट 3000 का, दैट इज 3000 इज ओवरड्राफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई 3000 हमारे पास था ओवरड्राफ्ट। तो जिस तरह हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि हम लेंगे रिसीट्स और पेमेंट से सरप्लस डेफिसिट, इसके अंदर हम ओपनिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, एंड इट विल कंटिन्यू in the subsequent months. तो ये हमारे पास फिगर्स आ जाएंगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम अपने इस कैश बजट को कंप्लीट करेंगे। हम इसको ट्रीटमेंट को जाके यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे पिक्चर, रिसीट्स, पेमेंट्स, एक्सेस, ओवर पेमेंट्स, बैलेंस, ब्रॉट फॉरवर्ड यानी ओपनिंग बैलेंस, और ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, यहाँ तक आपके सामने सिचुएशन आ गई है और ये आसान है। इसमें बच्चों एक्सेल में क्या है कि हमने एक कॉलम बनाया हुआ है सामने टोटल का। इस कॉलम में हमने क्या किया है, इन सारी फिगर्स को सम अप कर दिया, लाइकवाइज कैश सेल्स, सेल ऑफ व्हीकल्स एंड सो ऑन।
इसी तरह ये मटेरियल्स का टोटल कर दिया, इसका भी हमें टोटल कर लेना चाहिए, ये हमने टोटल कर लिया और ये हमारे पास आ गई है टोटल पेमेंट्स। अब बच्चों देखो ये आपके पास हो गया टोटल सरप्लस जो इन 6 महीनों में बनेगा, ये उसका सम अप आ गया। अब यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस आपने लिखना है ना, वो ये वाला ओपनिंग नहीं लिख देना है, बल्कि ये 6 महीने का पीरियड है ना और 6 महीने का टोटल है, तो ये जो जुलाई का ओपनिंग था ना वो आपने यहाँ लिखना है। और क्लोजिंग कौन सा आएगा, जो दिसंबर का क्लोजिंग है, क्योंकि अब ये 6 महीने का टोटल है। ये जो कॉलम है दिस इज टोटल ऑफ 6 मंथ्स, दिस इज टोटल ऑफ 6 मंथ। तो ये ओपनिंग आ गया 6 मंथ स्टार्ट ऑफ द जुलाई का, क्लोजिंग आएगा एंड ऑफ द दिसंबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया है फ्रॉम सीमा P1। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल और इसको लेके हम चले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा जो आपको होमवर्क देना है वो क्या क्या है, वो आप ये नोट कर लें और ये गूगल ड्राइव पे प्लेस भी कर दिया गया है। In next class you have to study chapter 2 of सीमा P1। पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, and ask me anything is not understand। चैप्टर 2 आप पूरा इस 4 दिनों में पढ़ने की कोशिश करें जो कि कैश बजट से रिलेट करता है। इसमें आपने जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन 2.1, 2.3 एंड 2.4 और इसके आंसर्स भी चैप्टर के इसी बुक में दिए गए। प्लस आपने आई में गूगल ड्राइव दी है, उसका भी आप आई ऐप का क्वेश्चन बैंक है, ये भी मैंने गूगल ड्राइव पे रख दी है। क्वेश्चन बैंक 10 एंड 8 पॉइंट से लेता हूं तो उसमें कई बेसिक क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा। टर्मिनोलॉजी आप लिखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, वो आप इन्वेस्टोपीडिया पे जाके लिखें, वो आपके पास इजीली अवेलेबल होगी। प्लस यूट्यूब में जाके आप पैशन अकाउंटिंग फर्स्ट वीडियो ये आप वहां पे टाइप करें यूट्यूब पे, तो आपको मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने स्टडीज के लिए, उसको आप जब क्लिक करेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर हमने सारे क्लास के रिसोर्सेज को प्लेस किया हुआ है। दैट इज पैशन अकाउंटिंग फर्स्ट वीडियो, उसको जाके आप देख सकेंगे। अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अपने पास नोट करना है और आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पे करेंगे ना हो, लेकिन ये लाइट का इशू थोड़ा, तो आप इस जाके आप बहुत अच्छी साइट है, फाइनेंस के अवेलेबल है आपके पास। आपने करने हैं जितना भी पढ़ लिया है। अब हम सितंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 6 और फरवरी 2016 का भी क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे मैंने पास पेपर्स और आंसर भी रख दिए हैं और इस तरह आई कैप में भी उसका क्वेश्चन भी है और आंसर भी अवेलेबल है।
बच्चों इन तो चलो, अभी आपको बच्चों व्यू सही नहीं हो सका होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना था आज, जो टॉपिक आपको बताना था वो बताया है। अब आप इससे कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हमने आज होमवर्क, आप ये ज़रा दोबारा देख लें, और इसमें आप चैप्टर नंबर 2 को पूरा पढ़ें, और प्रैक्टिस मटेरियल जो है क्वेश्चन 2.1, 2.3 एंड 2.4 को करें। आईसीएमए के पास पेपर्स को करें। आई कैप का क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन करें। इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट से जो भी टर्मिनोलॉजीज आपने देखनी हो, गूगल में जाके लिखें, डेटर्स लिखना है, डेटर्स इन्वेस्टोपीडिया, वो आपको इन्वेस्टोपीडिया पे ले जाएगा। और पैशन अकाउंटिंग फर्स्ट वीडियो आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में जाके उसका गूगल ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे भी लिंक मैंने काफ़ी बच्चों के साथ शेयर कर दिए। जी, मैं वर्ड फाइल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ गूगल ड्राइव पे, ताकि आपको जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो क्लियर हो जाए, और एक्सेल शीट्स भी शेयर कर देता हूँ। ओवरड्राफ्ट में बच्चों ये होता है, अगर आपका क्वेश्चन है कि हम बैंक से लोन लेते हैं, उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन। ये सेम पीरियड भी डिटरमिन किया जा सकता है कैश बजट के लिए। टर्मिनोलॉजीज के लिए बच्चों वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, investopedia.com। बच्चों आज ये पहला मंथ वीक था, इसलिए मैं हर चीज़ की कैलकुलेशन करके बता रहा था। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि डेटा आपके पास मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया करूंगा, और आपके पास स्टडी मटेरियल पहले से अवेलेबल हो, और हम उसको ही फॉलो करते हुए क्लास को ज़्यादा यूजफुल बनाएं। फंक्शनल बजट को भी हमने पढ़ना है वन बाय वन, वो अभी आगे आएंगे। अभी हम जस्ट फॉलो कर रहे हैं कैश बजट को। जी बच्चों, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जी कैश बजट का स्पेसिफिक पीरियड होता है, यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड ही होता है, लेकिन डिफरेंट पीरियड्स भी होते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप ये पैशन अकाउंटिंग
जो हमने आपको बताई है इस पे अगर जाएं तो मैं आपको लिंक देता हूँ। ये पैशन अकाउंटिंग पैशन अकाउंटिंग फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो वहां से आपको ये मिल जाएगी। अभी इधर नेट स्लो है, बहरहाल आप ये बात ध्यान में रख लें कि पैशन अकाउंटिंग फर्स्ट वीडियो इस पे जाके आप देखेंगे तो गूगल का ड्राइव का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और जो लिंक है गूगल का, जैसे बच्चों ये बच्चों पैशन अकाउंटिंग में आप गए और ये इसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ आ रहा है, ये दिस इज द गूगल ड्राइव लिंक, दिस इज गूगल ड्राइव लिंक। और ये पैशन अकाउंटिंग की जो हमारी हमने ये फर्स्ट वीडियो बनाई है पैशन अकाउंटिंग फर्स्ट वीडियो, इसमें गूगल का ड्राइव लिंक आ रहा है। दिस लिंक कैन बी व्यूड हेयर, ये इसका लिंक है। अब आपके पास इसकी विजिबिलिटी पॉसिबल है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, आप उसको देख लीजिएगा। दिस इज द लिंक, गूगल ड्राइव में फोल्डर्स हैं, हमने ये चीजें प्लेस की हैं, यहाँ से जाके आप इसको बच्चों ये आपका होमवर्क है। ये वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया और ये आईसीएमए के पास पेपर्स हैं, तो 2 पास पेपर्स अब आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। जस्ट आपने ये जो एक्सेल का फॉर्मेट है इसको फॉलो करना है, दैट इज रिसीट्स, पेमेंट्स, सरप्लस डेफिसिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। हमने आज कुछ चीजें करने की है कि हमें ये पता चल जाए कि हमने डेटा को कैसे प्लेस करना है। ये भी जो कैफेड का जो क्वेश्चन बैंक है ये गूगल पे कर दिया गया है। मैं सबको बताऊं 5330335 गूगल का जो ड्राइव का लिंक है वो भी आपके पास आ गया, मैंने आपको भेज